देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पे, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 1 में आपको बताना है राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नहीं, 27 नवंबर था। 27 नवंबर 1967 को संसद में सरकार के राजभाषा संकल्प के जो रखे जाने के साथ साथ में 1963 के अधिनियम को भी संशोधित कर दिया गया था और संसद के अंदर एक विधेयक पेश किया गया था, फिर ये अधिनियम बना था 1968 वाला। तो ये आप याद रखना 1967। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त जो वर्ण होते हैं ना उनको छोड़ करके हिंदी में जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बता दीजिए, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न में। बढ़िया, ठीक है। पहला प्रश्न बहुत लोगों का गलत हुआ होगा यहाँ पे। देखते हैं, देखो यहाँ पर है ना, अगर संयुक्त को छोड़ देना, देखो मैं पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 11 तो क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज जब हम बात करें तो व्यंजन होते हैं। 33 और 11 कितने हो गए? 44 हो गए हैं, ठीक है। तो आंसर तो 44 आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर संयुक्त व्यंजन जो है ना उनको ऐड नहीं किया। अब आपको कि सर संयुक्त कौन से होते हैं? एक तो श होता है बेटा, एक होता है त्रय, क्ष त्रय, एक होता है जय और एक होता है श्रय। ये ऐसे करके 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये मिलकर के बनता है कै प्लस श से, ये मिलकर के बनता है तय प्लस र से, ये मिलकर के बनता है जय प्लस य से, ये मिलकर के बनता है स प्लस र से। दूसरे वाला हलंत नहीं रहेगा, पहले वाला जो वर्ण होगा वो सभी में हलंत रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो भी वर्ण होते हैं ये। तो 44 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। समझ रहे हो, भाषा में जो खुद से ही उच्चारित हो जाते हैं उनके लिए कुछ एफर्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? तो भाई लोगों देखिए, उनको कहा जाता है स्वर। क्या कहते हैं भाई? उनको कहते हैं स्वर। देखो, जिन ध्वनियों में उच्चारण में श्वास वायु के बिना किसी रुकावट के मुख से निकल जाती है ना, उनको स्वर ही कहेंगे हम। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों को है ना 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक तो ऋस्व स्वर होते हैं और एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं ना उनको गुरु स्वर भी बोला जाता है और इनको लघु स्वर भी बोला जाता है। तो इसके अंदर है ना जो ऋस्व स्वर होते हैं ना, सिंपल है, 4 होते हैं, ए ई उ और री। सॉरी, ऊ कर देना, बड़ा नहीं होगा, छोटा ऊ और री। तो इनको मूल स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर दीर्घ स्वरों की बात करें ना, तो ए के बाद में क्या बच गया? आ बच गया। ई का बड़ा रूप क्या होता है? ये होता है। ऊ का बड़ा रूप क्या होता है? ये होता है। इसके बाद में 4 ए आई ओ औ, ये सब क्या होते हैं भैया? ये सब होते हैं आपके दीर्घ, ठीक है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन, स्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन संख्या नंबर 4। हिंदी शब्दकोश के क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा? बताइए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न में? क्या, कंचन, कृपा और कमल? देखो, तो यहां पर हम देखें, सबसे पहले है ना, देखो सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर देखो कै जो है ना, कै, कै ऑलरेडी आधा है और इसके बाद में यह है, यह के अंदर आ है। इसका मतलब ये जो आधा है ना यहाँ पे व्यंजन कै, तो इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि स्वर तो पहले आते हैं ना क्रम की दृष्टि से हम देखें तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें हम कंचन, तो कै है ना, कै के बाद में है, उसके बाद में दोस्तों च है, च के अंदर ए मिला हुआ है, न मिला हुआ है, न के अंदर ए मिला हुआ है, ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ना बात करें कृपा और कमल, तो कै और ए है इसके अंदर। आप कहोगे सर यहाँ पर भी यही बन रहा है, नहीं दोस्तों, देखो आपको ध्यान में रखना है, ए जो है ना, ए सबसे पहले नहीं आता है, ए से पहले अम आता है, एह आता है, इस तरह से इनका ध्यान रखना है तुम्हें। तो है ना, इससे पहले, ऐसे पहले है ना ये वाला आएगा, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये प्रश्न दिया गया है। इसमें ना पहला ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्या है, क्या के अंदर री की मात्रा, री तो बहुत बाद में हो गया ना, ए के बहुत बाद में हो गया, या तो ये आता या ये आता। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था तो मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अनुस्वार और विसर्ग वाले पहले आएंगे, ऐसे पहले, समझ गए।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको होगी सर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कमल आएगा, तीसरे नंबर पे कृपा आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, ऐसा क्रम है ये। अगला चलते हैं। जल्दबाजी में बता दिया होगा तुमने कमल, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, महा प्लस उदय आरटेड के एग्जाम में आया था 2011 में। तो बताइए महा प्लस उदय का क्या बनने वाला है रूप, संधि रूप क्या बनेगा, फटाफट बताओ। बहुत ही बढ़िया, महोदय बनेगा, महोदय बनेगा, महोदया बनेगा। यार ये तो दोनों ही समान है। महोदया बनेगा, क्या बनेगा, ये कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब बताइए, देखो इसमें है ना, ये हो जाएगा महा प्लस उदय। एक तरफ तो क्या है, आ है, एक तरफ ऊ है। आ और ऊ मिलकर के क्या गुण होता है दोस्तों, ओ गुण होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे आ प्लस ऊ को मिला देंगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं है आधा बच गया, क्योंकि आ के स्थान पर तो ओ हो गया ना, तो मह के अंदर ओ को लगाएंगे तो क्या बनेगा, महो। और फिर ऊ का तो इधर हो ही गया था, दया बचा, तो महोदय। गुण संधि का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द बता दो फटाफट से। एक शब्द दे रखा है अपने को यहाँ पे अप्रत्याशित, क्या पूछ रहा है, मूल शब्द। तो बताइए प्रत्याशित होता है, आशा होता है, आशित होता है, या प्रत्यय होगा। देखो यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा ना वो होगा आशा, बी ऑप्शन। अप्रत्याशित जो है ना, इसके अंदर दोस्तों अ उपसर्ग है, अ प्लस प्रत्याशित करेंगे प्रति, ठीक है। अ प्लस प्रति, प्रत्या के अंदर यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग भी है, दो उपसर्ग है ना। और अगर हम बात करें आशा, आशा की, तो आशा इसमें क्या है, मूल शब्द है दोस्तों। आशा यहाँ पे हो जाएगा मूल शब्द। तो एक तो अ उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, इसके बाद में आशा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। और अगर प्रत्यय भी है क्या सर, बिल्कुल प्रत्यय भी है, इत प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर। तो इत तो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, आशा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। बताइए कितना झाड़ झमेला वाला प्रश्न था ये। दो उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक मूल शब्द, इस तरह से बनाए अप्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, क्वेश्चन संख्या नंबर 7 में बताइए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। बढ़िया, तो क्या आंसर हो जाएगा, आचार, आचार, विचार और प्रचार। तो यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, देखो विचार की अगर हम बात करें ना, तो विचार, विचार, आचार, आचार, प्रचार, प्रचार होता है, ठीक है। लेकिन आचार क्या है दोस्तों, आचार है ना एक संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, तो इसमें उपसर्ग नहीं होगा, बाकी सब में उपसर्ग है, ये संज्ञा शब्द है एक। अगला प्रश्न देखते हैं, वी प्लस चार, आ प्लस चार। अगला प्रश्न देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं बताइए। धातु और शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या तो फिर समास कहते हैं। हाँ, अचार कैरी का, बड़ी मन में आ रहे हैं आपको ना कैरी का अचार खाने की। देखो, तो अंत में जोड़ा जाता है ना, उसे कहते हैं दोस्तों प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दांश धातु रूप शब्दों के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं मीठा, मीठा के अंदर एक प्रत्यय लगा दो रे, आस प्रत्यय लगा देते हैं, क्या बनता है दोस्तों, मिठास। क्या बनेगा ना, मिठास बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। एक जैसे और मैं आपको बताऊं, लोहा है, लोहा के आप लगा दो प्रत्यय आर, क्या बनेगा, लोहार, लोहार बन जाएगा। एक जैसे नाटक है, नाटक के आप प्रत्यय लगा दो कार, क्या बन जाएगा, नाटककार। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना 9 नंबर का, चलिए आप बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं से है, नी प्रत्यय नहीं से है, उसका चयन करो। नी प्रत्यय नहीं से मतलब नहीं होगा वहां पे उसका उत्तर, मतलब अर्थ होगा उसका नहीं से, अर्थ निकल रहा है। तो देखिए, मोरनी, बामनी, ऊंटनी और चांदनी, नी प्रत्यय नहीं है,
देखो, नी प्रत्यय से निर्मित है ना, एक तो मोरनी है, ऊंटनी भी है, चांदनी भी है। नी प्रत्यय से निर्मित है तीनों के तीनों। यहाँ पे मैं नहीं पूछ रहा है तो बामनी। इसके अलावा है ना शेरनी जो है ना, शेरनी, शेरनी के अंदर भी नी प्रत्यय है, नटनी के अंदर भी नी प्रत्यय, जाटनी के अंदर भी नी प्रत्यय, ठीक है, भीलनी के अंदर भी नी प्रत्यय, और ऊंटनी, मोरनी, चांदनी सब में नी प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का। जरा बताइए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है ना, उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। ठीक है, देखो जिसका विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है ना, उसे कहते हैं दोस्तों कर्मधारय समास। डी ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। जिस समास के अंदर पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है ना, वो होता है विशेषण, और जो दूसरा पद होता है ना, दूसरा दूसरा पद, उसे कहते हैं विशेष्य। क्लियर? मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। एक पद उपमान, उपमान की मैं बात करूं जैसे आ, मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो यहाँ पे मुख चंद्र में चंद्रमा उपमान हो गया। दूसरा पद होता है उपमेय। उपमेय का मतलब समझते हो? वर्णनीय वस्तु या फिर जिसकी समानता अन्य किसी के द्वारा बताई जाए, अन्य किसी के समान बताई जाए। मुख चंद्र में मुख्य क्या है? उपमेय हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। बटमार में कौन सा समास है? बताओ। बटमार, ये ले भाई, 2013 में थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया था। बटमार में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या उपपद तत्पुरुष है? बटमार। दोस्तों देखो यहाँ पर ना आपने अजीब सा नाम सुना है ये, तो इसमें अजीब सा ही उत्तर भी होगा। उपपद तत्पुरुष। देखो जब किसी समास में है ना द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर के एक प्रत्यय होता है ना, तो वहां पे उपपद समास माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, नीरज। नीरज, नीरज मतलब नीर में जन्म लेने वाला जो होता है ना, वो होता है जैसे कमल, तो इसमें जय प्रत्यय है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आर प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? बताओ। मैंने आपको बताया था एक दिन, वैसे कब हुआ था? 1995, 1996, 1976, 1675 और 1975। ये तो चांस ही नहीं है। इसको भी आप 90, ओके 60 करो, यहाँ पे 75, तो फिर तो इसमें क्या होगा भाई? देखो प्रथम हिंदी सम्मेलन है ना 10 से 20 जनवरी, 10 से 20 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर के अंदर। नागपुर इंडिया में ही है, तो यहाँ पे आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक मॉरिशस कंट्री है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे शिव सागर, उनके द्वारा करी गई थी। शिव सागर राम गुलाम के नाम से था उनका। उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, पीएम इंदिरा गांधी थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो तीसरा और पहला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। नई दिल्ली में तीसरे नंबर का आयोजित किया गया था। कब? 1983 के अंदर, 28 से 30 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए बाप, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बता दीजिए। 13 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज? देखिए दोस्तों, कमल की बात कर रहा है तो मनसिज, जलज तो होता है, अंबुज भी होता है, पंकज भी होता है, बट तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा कमल के और मैं आपको पर्यायवाची बताऊं ना, तो जैसे राजीव, आप भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा जो सही बताएगा, है ना। नलिन, अंबुज, पंकज, जलज, है ना। इसके अलावा पद्म भी होता है, सारंग भी होता है, शतपत्र भी होता है ना, कंज भी होता है, इसका अब्ज भी होता है, वारिस, वारिज भी होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मन में उत्पन्न होने वाला कामदेव। अगला प्रश्न देखिए आप, 14 नंबर के प्रश्न में निम्न में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? बताइए। बेचैनी, मधुर ध्वनि, बीता दिन और यंत्र। समझ पा रहे हो आप इस प्रश्न को? कल के अर्थ से संबंधित नहीं है
कल का मतलब समझ रहे हो, बीता या फिर बीता हुआ दिन या आगामी दिन। तो इसमें ना आंसर आएगा आपका बेचैनी। वैसे ओके, बीता दिन ये तो संबंधित है ही। कल, अब इसे देखो मधुर ध्वनि यंत्र, मशीनरी में आ जाएगा, है ना। सुंदर, आराम, ये सब कल से संबंधित हो सकता है। मैंने कल मधुर ध्वनि निकाली। अगला प्रश्न देखिए, शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा आएगा बताइए। वर्धमान, वृक्ष, वर्षा और वृद्धि। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। देखो तो सबसे अंत में पूछ रहा है, पहली बार पहले में नहीं पूछ रहा है, अंत में पूछ रहा है ये। देखो वर्धमान, वर्धमान जो है ना वह है, वह के अंदर ए है, ठीक है। इसके बाद में रह है, रह के बाद में ध है, ध के अंदर ए है। इतना तो देख लो आप। 2 नंबर पे आता है अपना वर्षा को देख लेते हैं पहले। वृक्ष को देख लीजिए, वह है, इसके अंदर री की मात्रा है, कै है, कै के बाद में श है, स के बाद में ए है। वर्षा के अंदर वह है, ए है, र है, श है, आ है। वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वह है, री है, द है, ध है और ई है। इस तरह से वृद्धि का टुकड़ा होता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर है ना दोस्तों वर्धमान आएगा, वह के जस्ट बाद में ए आ रहा है। यहाँ पे वह के जस्ट बाद में ए आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध आ रहा है, यहाँ पे स आ रहा है। इसके अलावा वह, री, कै, री आ रहा है ना, तो री तो वैसे ही पीछे चला गया, ए। यहाँ पे पहले नंबर पर है ना ये वाला आएगा भैया। फिर 2 नंबर पे क्या आएगा सर, 2 नंबर पे वर्षा आएगा। 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे आएगा वृक्ष। 4 नंबर पे वृद्धि। ऐसे करके डी ऑप्शन होगा इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, किस शब्द में गुण संधि है बता दीजिए। सिद्धूमी, भारतेंदु, नारीश्वर और लौस्वर्य। देखो तो गुण संधि पूछ रहा है ना, तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहले भारतेंदु को देख लेते हैं एक बार। इसमें लग रही है गुण संधि, इसके अंदर ना भरत प्लस इंदु है ना, तो ए और ई, ए और ई जब मिलते हैं तो ए गुण होता है ना। ओके, गुण संधि हो गई इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 में आरटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, फटाफट बता दो, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश होगा, ज्योतिर्मय होगा, अलास होगा, आलोक होगा। देखो विलोम शब्द बनाते इस टाइम में है ना, शब्द के अर्थ के अनुसार ही शब्द का चयन किया जाता है। तिमिर का अर्थ वैसे अंधकार होता है, जबकि आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है। इसलिए तिमिर का विलोम आलोक होगा। अंधेरे का विलोम है ना दोस्तों उजाला होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। गर्मी का विलोम सर्दी होता है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें आलोक हो जाएगा तिमिर का, डी ऑप्शन, ठीक है। तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधकार। पहले अर्थ पता होना चाहिए। आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश। तो बताओ विलोम हुआ कि नहीं हुआ, अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला जाता है वो कहलाते हैं। अविकारी, एकार्थी, अव्यय या तो फिर विकारी शब्द। देखो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर है ना, इन शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो विकारी और एक अविकारी। यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों विकारी, डी ऑप्शन। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वो शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल ये अकॉर्डिंग टू बदला जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द है ना 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो संज्ञा शब्द, विशेषण, सर्वनाम, इनको हम चेंज कर सकते हैं ना हर कंडीशन में, क्रिया, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं बता दीजिए। अब इतना तो सोचो कम से कम, ज्यादा बोलने वाले का तो आपको पता होगा। पता है क्या, बताइए देखिए कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ना अपना, इसमें जो आंसर होगा ना वो होगा मितभाषी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी, और अधिक बोलने वाले को कहा जाता है दोस्तों वाचाल, ध्यान रखिएगा। मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाले को कहा जाता है
कटुभाषी जो है ना, कटुभाषी, वो कड़वा बोलता है ना, उसे कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। बहुज शब्द का सही अर्थ बता दीजिए आप फटाफट से। बहुज जो शब्द है ना भैया, इसका आपको सही अर्थ बताना है, बताइए। जो बहुत जानकार होता है, जानने की इच्छा रखने वाला होता है, अध्ययनशील होता है, जो कम जानता है, बताइए क्या आंसर होगा इसमें। बहुज शब्द का सही अर्थ पूछ रहा है, तो गाइस देखिए जो बहुत जानकार होता है ना, ये हो जाएगा इसमें राइट आंसर, बहुज। हाँ, देखो कई होते हैं, जैसे अज्ञे की मैं आपसे बात करूं, अज्ञे किसे कहेंगे, वो जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो वो अज्ञ कहलाता है ना। एक होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ किसे कहेंगे, हम उसे कहेंगे अनभिज्ञ जिसे किसी बात का पता ही ना हो। एक होता है अभिज्ञ, क्या होता है, अभिज्ञ होता है एक, मतलब जानकार या परिचित जो होता है ना उसको अभिज्ञ कहते हैं। एक होता है दोस्तों विज्ञ, विज्ञ किसे कहते हैं, विद्वान या कोई विशेषज्ञ होता है ना उसको विज्ञ कह सकते हैं। एक होता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ किसे कहते हैं, कम ज्ञान रखने वाले को। एक होता है दोस्तों सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब हुआ सब कुछ जानने वाला। एक होता है बहुज्ञ, आपको सर कहाँ से ला रहे हो ऐसे, मतलब इतने सारे होते हैं क्या ये, हाँ इतने सारे होते हैं, अधिक जानने वाला होता है बहुज्ञ। वैसे तो इनके शब्दों से अर्थ का पता लग जाता है, इतनी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना सब लोग। चलो आगे चलते हैं, 21 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं बता दीजिए। 21 नंबर के प्रश्न में आपको देखना है शब्द किसे कहते हैं। चितेरा, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या फिर ध्वनि की लघुत्तम इकाई को किसे कहेंगे हम शब्द। 21 में बढ़िया, देखो शब्द कहते हैं एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऐसे स्वतंत्र वर्ण समूह जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ, वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बनता है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए बाब, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है बताइए। वो कौन सा क्रम है जिसमें तद्भव शब्द नहीं है। चितेरा, चरवण, छाया, कुआ, तो क्या आंसर होगा भाई इसमें, आंसर आएगा चरवण, बी ऑप्शन। चरवण दोस्तों एक तत्सम शब्द है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो होता है ना वो होता है चबाना, क्या होता है, चबाना। चितेरा जो है ना तत्सम, अगर आपको पूछे चितेरा का तत्सम क्या होता है, चित्रकार, चित्रकार इसका तत्सम होता है। अगर आपको कुएं का तत्सम रूप पूछ ले तो क्या होता है, कूप होता है कुएं का तत्सम। छाया का तत्सम पूछे ना आपको तो छाया होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर के प्रश्न उत्तर बताइए। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आंसर ध्यानपूर्वक करना है भैया, आपको जल्दी से बता दीजिए। बढ़िया, तो ये है ना आर्टिकल 343(1), ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। भारतीय संविधान, अगर हम भारत में बात करें हिंदी को, संविधान की धारा 343(1) अध्याय 1, और हमारे संविधान के अंदर भाग नंबर पूछे तो 17 नंबर का भाग बता देना, इसके अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और साथ ही अंकों का जो रूप है ना वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप रखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो तुम तो। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, अल्पज्ञ का विलोम का क्रम बताओ। विलोम का क्रम, अल्पज्ञ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, किसे कहते हैं अल्पज्ञ। बढ़िया, तो देखिए दोस्तों यहां पर है ना अपना आंसर क्या होगा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा। 30 प्रश्न करने वाले हैं अपन, 6 प्रश्न और बच रहे हैं अपने। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सब कुछ जानने वाला। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, बहुत कम जानने वाला, कम जानने वाला, कम जानकारी रखने वाला। एक अनभिज्ञ ही मैं कह दूं, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान।
और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अज्ञे का अगर विलोम पूछ लेना इंपोर्टेंट, तो विज्ञ होता है अज्ञे का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बता दीजिए। थर्ड ग्रेड 2012 में आया था, फटाफट आंसर करो इसका क्या होगा। कोयला के अंदर संज्ञा शब्द का भेद पूछ रहा है आपसे, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक, क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना जातिवाचक हो जाएगा डी ऑप्शन। समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं दोनों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये तो हो ही गया इसके अंदर। तो कोयला एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया हुआ है अपने को, तो जातिवाचक संज्ञा विकल्प सही माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया समूहवाचक जो होता है ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों क्या होते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं ये दोनों। तो अब बताओ, ये वैसे तो एक्चुअल में अगर आपको द्रव्यवाचक यहाँ दिया हुआ होता ना तो आंसर द्रव्यवाचक मान लेते हम, लेकिन यहाँ पे द्रव्यवाचक है नहीं, तो हम आंसर क्या करेंगे? जातिवाचक कर देंगे डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, बताइए क्या आंसर होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बता दीजिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं ना उनको क्या कहते हैं? कारक, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो बताइए क्या होगा। तो भैया यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, मैं क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। हम क्या है? सर्वनाम है। वे क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। ये सब सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का अगर आपको एक्चुअल में मतलब बताएं क्या होता है, इसका मतलब सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम। ये शब्द किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि ये सबके द्वारा प्रयोग में लिए जाता है। किसी एक का नाम ना होकर के सबका नाम होता है, मैं, वो, सभी, ये सब। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतः ही जान जाएगा वह सर्वनाम है। वही स्वतः ही जान जाएगा, वही नहीं, यहाँ पे वह कर लो आप इसको ना, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यहाँ पर वह जो है ना, वह ये कौन सा सर्वनाम है बताइए। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, या तो फिर अनिश्चयवाचक है? कौन सा है बता दो। बढ़िया है, देखो ये है निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन होगा। निजवाचक सर्वनाम जो होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद होता है, लेकिन कुछ विद्वान है ना इसको अलग भी मानते हैं, तो यहाँ पे हम निजवाचक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण बताइए क्या होगा। 28 नंबर के प्रश्न में मदन क्या है ना, काली पतलून पहन करके खेलने आया था, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या विशेषण, क्या है इसमें विशेषण। दोस्तों इसमें काली क्या है? विशेषण है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ना उनको। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण और विशेष्य है ना, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है ना उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है ना उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण नॉर्मली विशेष्य से पहले आता है, जैसे मदन काली पतलून पहन करके खेलने आया, तो इस वाक्य में ना पतलून जो है ना, पतलून, पतलून तो क्या हो गया? विशेष्य। पतलून का गुण बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और काली क्या हो गया यहाँ पे? विशेषता, यानी कि विशेषण। चलो अगला प्रश्न देखिए आप, इति और इति युग्म का सही अर्थ बता दो। मजा आ रहा है आपको? नींद बींद तो नहीं आ रही ना किसी को? अनु, ममता, कृष्णा, हैंडअप, मनीषा, एम रसोईया, सुनीता, पंकज, राहुल, संतोष, ललित, चौधरी, अनु, भगवती, निशा, उषा, रंजीत, वीरेंद्र, पायल, धर्मेंद्र, सुनीता, रेखा। ठीक है, 29 नंबर के प्रश्न में दोस्तों अपना आंसर होगा समाप्त विग्रह। इति बोलते हैं ना, इति श्री लास्ट में, और विघ्न, इति का मतलब विघ्न हो जाएगा, ठीक है ना। इति का मतलब समाप्ति होता है, इति का अर्थ होता है दैविक आपदा या विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, बताइए कौन सा विकारी है यहाँ पे।
30 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है विकारी कौन सा है। क्रिया विशेषण, विशेषण संबंध बोधक या समुच्चय बोधक, क्या उत्तर होगा इसमें बता दो। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें है ना आंसर होगा बी ऑप्शन, विशेषण हो जाएगा। हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम ये 4 विकारी शब्द कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक, एक होता है विस्मयादि बोधक, निपात जिसको कहते हैं, 5 अविकारी अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपना राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है।